लेक्चर शुरू करेंगे, लेक्चर में हम पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन आज मुख्य रूप से हमको पढ़ना क्या है बेटा? आज हमें मुख्य रूप से कल जो बातें पढ़ी थी, सुनना ध्यान से, कल जो हमने बातें पढ़ी थी उन पर आधारित छप्पड़ फाड़ कर हमको क्या करने, क्वेश्चंस करने हैं। तो अभ्यास प्रश्न करेंगे आज हम। आज शुरुआत के 1 मिनट से लेकर के और आपका जो 1.5 घंटे की क्लास है उसमें पूरे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा समय हम आज क्वेश्चन करेंगे जो हम कल पढ़ चुके हैं। तो कल जो हम पढ़ चुके हैं उस पर आधारित क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। तो मैं आपको बता दूं आज हम क्या करने वाले बेटा, तो आपको मैं थोड़ा सा झलक बता देता हूं। ये तो है आपका चैप्टर 40 और इस चैप्टर में कल हमने पढ़ा था ये, देखो बच्चों, कल हमने ये टॉपिक पढ़े, कल हमने मोल कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़ा था, मोल क्या होता है, कहां से उत्पन्न हुआ, परिभाषा कार्बन 12 क्यों लिया, कार्बन 12 के बारे में पढ़ा था, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम अणुभार, ग्राम परमाणु भार, उनके बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हमको इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? अभ्यास प्रश्न। आज हम देखने वाले हैं कि नीट एग्जाम में इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीट एग्जाम पर आधारित, नीट परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उस पर हम बच्चों चर्चा करेंगे, ठीक है, जो हमने कल पढ़ लिया था। और बच्चों हाँ एक बात, आज आपका होमवर्क चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कई बच्चों को होमवर्क दिख जाता है, कई बच्चों को होमवर्क नहीं दिखता। मैं आपको बता देता हूं, आपका जो नीट 2021 क्रैश कोर्स हिंदी माध्यम जो लिखा हुआ है जहां पे डाउटनेट की ऐप पे, आप वहां जहां से हमारी क्लास देखते हैं वहां पे केमिस्ट्री वाले फोल्डर पे जाइए। केमिस्ट्री वाले फोल्डर में एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा बेटा वर्कबुक का। मैं इसमें लिखता हूं, यहां देखो, वर्कबुक नाम से एक ऑप्शन होगा, वहां पे आपको आज मैंने 15 क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, 15 क्वेश्चन टोटल मैंने 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद। तो मान लो किसी ने कल के क्वेश्चन नहीं किए तो उसको आज एक बार फिर मैं मौका दे रहा हूं। आप इस ऑप्शन में जाइए, वर्कबुक लिखा हुआ बेटा, वर्कबुक, ये आपका होमवर्क है, वर्कबुक। इस वर्कबुक में जाइए, वहां पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। आप यहां जाइए, यहां पे आपको होमवर्क मिलेगा। मैंने कल भी होमवर्क दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल वाला होमवर्क किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो आज मैं उसको एक बार फिर मौका दे रहा हूं। हम उस होमवर्क को, आज वाला होमवर्क और कल वाले होमवर्क दोनों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, कल हम होमवर्क का डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप इस कॉलम पे जाइए, वहां पे कल जो होमवर्क था, कल होमवर्क के 5 क्वेश्चन थे और आज मैंने 10 के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं। 10 मतलब कि वो कल वाले क्वेश्चन भी आज में इंक्लूड है। 15 क्वेश्चन आज टोटल है। मान लो किसी ने कल नहीं देखा तो आज आपको वर्कबुक के अंदर वो कल वाले प्लस आज के 10 क्वेश्चन, कुल 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा आगे की। आपके लिए बच्चों मैं आज बहुत शानदार चीज लेकर के आया हूं। आपके लिए मैं आज बहुत ही मलाईदार चीज लेकर के आया हूं। मक्खन बोलते हैं जिसको, देखो वो मक्खन क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, ये है आपके लिए मक्खन। देखो बेटा, ये सारे टॉपिक जो आपके नीट में आने वाले हैं, किस में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पिछले साल का 2020 का जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे खास बात, जो हमारा पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है वो हम कितने लेक्चर में समाप्त करने वाले हैं। पहले चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट को हम 6 लेक्चर में समाप्त करने वाले हैं। बच्चों मेरी बात आप तक जा रही है? देखो ये पूरा परफॉर्म है। देखो पहले चैप्टर के 6 लेक्चर लगेंगे, दूसरे के 5 लेक्चर लगेंगे, तीसरे में 3 लेक्चर, चौथे में 7 लेक्चर। देखो चैप्टर लिखे हो। देखो पहले हम क्या पढ़ने वाले, पहले हम पढ़ने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। इस मोल कॉन्सेप्ट में बेटा हमको टोटल कितने लेक्चर लगेंगे? 6 लेक्चर। उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के 5 लेक्चर लगेंगे। 5 लेक्चर में हमको कंप्लीट करना है। उसके बाद में 3 लेक्चर आईयूपीसी नामकरण,
ये आईयूपीएसी नामकरण जो है, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, डोंट वरी, स्क्रीनशॉट भी लेने दूंगा मैं आपको। ये आईयूपीएसी नामकरण जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नामकरण हमें 3 लेक्चर में समाप्त करना है, ठीक है। फिर आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम 5वें नंबर पे। ये पीरियोडिक टेबल जो है बेटा, ये चैप्टर हमारा 4 लेक्चर में समाप्त होगा और इनमें किसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, देखो किसमें कितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे लिखे हुए। आप इसका फोटो खींच लें और इसके बाद में एक पेज और है, फोटो खींच लें फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्या आपके भेजे में बात जा रही है ना, समझ में आ रहा है। ये पूरा बेटा हमारा प्लान है। देखो आगे के चैप्टर भी, कुछ चैप्टर और है, देखो ये। फिर 70वें नंबर पे क्या, हेलो एल्केन हेलो एरिन। 18वें पे एस ब्लॉक। 19वें पे अल्कोहल फिनोल ईथर। 20वें पे केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी, एल्डिहाइड कीटोन ईथर। ये पूरा बच्चों 31 चैप्टर, कुल 31 चैप्टर हैं। कितने, कुल 31 चैप्टर हैं। इनको हम लास्ट तक, मई के लास्ट तक जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बेटा, आपकी परीक्षा जो होंगी वो जुलाई तक होंगी। तो अगर इन सभी लेक्चरों का योग करेंगे, सारे लेक्चर, इन सभी लेक्चरों का योग करेंगे, तो ये आपको मई 31 मई तक आप काउंटिंग करेंगे, ये 31 मई तक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ये बच्चों पूरा सिलेबस है, इसको नोट कर ले, जल्दी नोट कर ले, जल्दी नोट कर ले फटाफट, ठीक है। चलिए बेटा, अब बात करें, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे बेटा आगे की। अब ये देखिए, आपके लिए मैं एक बहुत शानदार चीज लेकर के आया हूं इस चैप्टर की, एक नई चीज। ये है चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं लास्ट 33 सालों में, देखो लास्ट 33 इयर्स में नीट और AIPMT के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि मोल कॉन्सेप्ट से कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा बच्चों, देखो पीला वाला, ये पीला वाला 45%, पीला वाला क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, मतलब कि हम जो मोल कॉन्सेप्ट कल पढ़े थे, जो अणुभार और परमाणु भार की हमने जो बात की थी, उसमें से 45% क्वेश्चन है बेटा, 45% क्वेश्चन। मतलब आप सोचिए कि अगर कुल 100 प्रश्न है तो उसमें से 45 प्रश्न ऐसे हैं जो कि केवल और केवल मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास से हैं, केवल मोलर मास और मोल कॉन्सेप्ट, मतलब कि हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर ये देखो 38% ग्रीन वाला मतलब कि ये देखो, इसको हम पढ़ेंगे दूसरे टर्न पर, रस समीकरण मिति पर आधारित प्रश्न, रस समीकरण मिति पर आधारित प्रश्न। ये पिछले 33 सालों का बच्चों पूरा पैटर्न है जो क्वेश्चन जिससे आए। इसका फोटो खींच ले फटाफट, फोटो खींच ले जल्दी से, इसका फोटो खींच ले। चलो फिर ये देखो पिछले 8 सालों में बेटा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, देखो अभी देखो 54%, ये देखो 54% क्वेश्चन जो है बेटा वो मोल कॉन्सेप्ट से, 54% क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से। मतलब कि कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया, अणुभार, परमाणु भार, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, उससे 54% पिछले 8 सालों में मोल अवधारणा पे 54% क्वेश्चन। मतलब कि आपको मोल अवधारणा और अणुभार और परमाणु भार इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। उसके बाद दूसरा देखिए 38%, बहुत बड़ा भाग, ये किस पे, रस समीकरण मिति पे, ये भी रस समीकरण मिति। मतलब कि मोल अवधारणा, अणुभार, परमाणु भार, रस समीकरण मिति, स्टोइशियोमेट्री जो है बेटा, उससे हमको अच्छी तैयारी करनी है। उससे देखो 54 + 38 कितना सारा हो गया। और 8% जो है बेटा वो परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन पे क्वेश्चन आए। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हम पढ़ाई करें तो हमें पता तो होना चाहिए कि भैया पढ़ना क्या है। इतना बड़ा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट बड़ा चैप्टर है, पता चला हर कुछ ही पढ़े जा रहे हो, जो एग्जाम में नहीं आ रहा उसको भी पढ़े जा रहे हो। अब हमको क्लियर हो गया कि हमें मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रति वर्ष यहां से क्वेश्चन खूब आते भर भर के। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करेंगे
एक बहुत शानदार स्टोरी की, 5 मिनट आपका लूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं स्टोरी सुनाऊंगा आपके मोटिवेशन के लिए। आपकी परमिशन हो तो बच्चों मैं 5 मिनट का आपको मोटिवेशन देना चाहूंगा। एक बहुत शानदार स्टोरी है, तो क्या आप ये स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? देखो बच्चों, इस लड़की को देखिए, ये और ये लड़की दोनों सेम है बेटा। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। इस लड़की का नाम है बेटा रूपा यादव। क्या नाम है बेटा? रूपा यादव। बेटा ये रूपा यादव जो है ना, ये जयपुर जिले, जयपुर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के अंदर जयपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे करेली विलेज, करेली गांव है बेटा। क्या? करेली गांव है। इस लड़की की जो स्टोरी है ना बेटा, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है। ये देखो, ये एप्रिन पहन करके खड़ी है, आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ ये डॉक्टर है लड़की। देखो बेटा, ये देखो, ये बहुत ही गरीब परिवार से है लड़की। रूपा यादव 2017 में 2612 रैंक लेकर के आई और 603 अंक थे, बावजूद इसके कि इसके परिवार में बहुत ज्यादा बच्चों गरीबी, मतलब इसने ये गेती फावड़ा उठाने वाले वो जो होते हैं ना गांवों में, उस तरीके की फैमिली से बिलोंग करती है। 8 वर्ष की उम्र में इसकी शादी हो गई बेटा। शंकर लाल नाम के एक व्यक्ति से इसकी शादी हो गई 8 वर्ष की उम्र में। गरीबी से इसका परिवार इतना जूझ रहा था, उसके बाद इसने 10वीं कक्षा में 85% अंक, 12वीं कक्षा में 85% अंक, और उसके बाद इसने बीएससी के अंदर, बीएससी एग्रीकल्चर में इसने एडमिशन लिया, और बीएससी में एडमिशन लेने के बाद में बच्चों बहुत ही दिल लगा करके इनका जो एक लोकल कोचिंग था वहां पे तैयारी की। मतलब सोचिए, इतना गरीब इंसान अगर डॉक्टर बन सकता है, जिसके पास रिसोर्सेस की कमी, सोचिए आप इनके पास क्या होगा यार, सोचो, बहुत ही गरीब। तो ऐसे लोग जब इतना कर सकते हैं यार, आपके पास तो हम जैसे टीचर, हम आपके साथ में हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, विपिन सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पार्थ सर पढ़ा रहे हैं, आपको इतने बढ़िया बढ़िया टीचर आपको मिले हो, आपको मौका मिला, चांस मिला है। तो बच्चों देखो, करके दिखाना। आज है तो सब कुछ है, आज का दिन हमारा है और हमको इसको खुल करके जीना, खुल करके पढ़ना है। तो बच्चों थोड़ा सा अपने अंदर जज्बा लेकर के आना है, और आपको भी रूपा यादव की तरह अपनी स्टोरी बनानी है। सोचो बेटा, एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है। लड़कियों के लिए वैसे भी हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री क्या है बच्चा? पुरुष प्रधान है। क्या है? पुरुष प्रधान। लड़कियों के लिए कितना चैलेंज होता होगा, सोचो कितना चैलेंज है, कितना ज्यादा चैलेंज है। इस लड़की के लिए कितना चैलेंज होगा, और इसने बेटा 2612 रैंक लेकर के आई, 603 अंक। मतलब सोचो कितनी मेहनत की होगी और कितना डेडिकेशन। ये एग्जाम्पल है बेटा, ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि दुनिया आपको याद रखे, और इनकी जगह ऐसे कैसे आपका भी नाम दिखाई दे। तो बच्चों ऐसा होना चाहिए कि कल को मेरे जो अगले बैच के बच्चे हैं, आपके बाद जो बच्चे हैं, उनको मैं आपका एग्जाम्पल दूं कि देखो मुझसे पढ़ा हुआ ये बच्चा जो था, वो इतनी परेशानियों के बाद 12वीं कक्षा का एग्जाम देते हुए इतनी बढ़िया तैयारी की और उसने इस तरह से रैंक प्राप्त की। ठीक है, तो बच्चों ये हमें कुछ ऐसा करना, हमारे पास समय जो भी है उसमें हमें बहुत बेस्ट करना। ठीक है, तो आप सभी रेडी हैं? तो हम आज स्टार्ट करेंगे आज कौन सी बातों को जो हमने कल पढ़ ली। हाँ, कल हमने क्या पढ़ा था? मोलर मास मतलब कि अणुभार, परमाणु भार और मोल अवधारणा। उसके आज हम क्या करने वाले? क्वेश्चन करने वाले। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। चलो, कल जो हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। कल की बातों का रिवीजन, कल की बातों का रिवीजन। कल की बातों का रिवीजन। ठीक है, चलो खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको हम पढ़ेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो चलिए, सबसे पहला पॉइंट बच्चों, किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार हम किस में निकालते हैं? AMU में। किसी भी, हमने क्या पढ़ा था? किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार हमने किस में देखा था बेटा? AMU में देखा था। और यही AMU अगर ग्राम में बदल जाए बेटा, ग्राम में, तो ग्राम वाला भार कितने अणुओं का होता है? 1 मोल। किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के
एक मोल परमाणुओं का भार, एक मोल परमाणुओं का भार, परमाणु का भार। अगर तत्व के एक मोल परमाणु का भार पूछा जाए तो वो किसके बराबर? ग्राम, ग्राम में लिखा जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट। अब इसको हम देखो, इसको हम लिखते हैं। देखो, कार्बन के एक परमाणु का भार आप क्या लिखते हैं बेटा? कार्बन के एक परमाणु का भार आप लिखते हैं 12 AMU। क्या लिखते हैं बेटा? 12 AMU। क्या लिखते हैं? 12 AMU। किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार हम किस में लिखते हैं? AMU में। ये हो गया AMU में। अब यही भार बच्चों अगर ग्राम में लिखा जाए, यदि मैं ये भार लिखूं ग्राम में 12 ग्राम, तो ये किसका आंसर होगा? कार्बन के एक मोल परमाणु का भार हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट, इस कथन का मतलब ये होता है बेटा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। चलो, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? तीसरा पॉइंट। चलो, तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, मैंने आपसे बात बोली थी बेटा, एक प्रोटॉन का भार मैंने क्या बताया था? एक प्रोटॉन का भार मैंने क्या बताया था? एक प्रोटॉन का भार भी किसके बराबर? एक AMU के बराबर। किसके बराबर? एक AMU के बराबर। एक न्यूट्रॉन का भार क्या बताया था मैंने? एक न्यूट्रॉन का भार भी एक AMU के बराबर। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट। एक मोल बराबर मैंने क्या बताया था बेटा? एक मोल बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 कण। ठीक है, इतने कण होते हैं एक मोल में, इतने कण। अगर परमाणु है तो परमाणु, अणु है तो अणु, जो भी पूछा जाए। आयन, एक मोल आयन है तो इतने आयन। ये सारी बातें हम बच्चों पढ़ चुके। चलो, आज बच्चों हम कुछ नई बात यहां पे लिखने वाले। देखो, कार्बन के एक परमाणु का भार हमने क्या लिखा था बेटा? 12 AMU। क्या लिखा था बेटा? 12 AMU लिखा था। अब बच्चों ऐसा कुछ कर लो, अगर ये जो 12 AMU है इसका 1/12 करूं, 12 AMU का 1/12 भाग, ये कितना होता है बेटा? 12 AMU का 1/12 कितना होता है? 12 AMU का 1/12 कितना होता है? 1 AMU। कितना होता है बेटा? 12 से 12 गया, 1 AMU आ गया। कितना आ गया? 1 AMU। मतलब कि कार्बन 12 का 12 AMU जो लिखा, उसका 1/12 कितना हो जाएगा? 1 AMU हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1 AMU। मतलब कि 1 AMU जो है वो प्रोटॉन का भी भार है, 1 AMU जो है वो एक न्यूट्रॉन का भी भार है, और 1 AMU जो है वो कार्बन 12 का 12 AMU जो है उसका 1/12 भी क्या होता है? 1 AMU। तो कार्बन का जो 12 AMU भार है उसका 1/12 भी क्या होता है? 1 AMU। तो प्रोटॉन का भार 1 AMU, न्यूट्रॉन का भार 1 AMU, और कार्बन का जो 12 AMU है उसका 1/12 भी क्या? 1 AMU। सभी का क्या है बेटा? 1 AMU भार है। बच्चों यहीं से बात, स्टोरी अब चालू होती नहीं आज की। और आज हम करेंगे बच्चों कुछ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार शानदार। बच्चों इसको नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लो, फटाफट फटाफट इसको नोट कर लो बेटा। बिल्कुल फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया? आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही शानदार। नीट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बताऊंगा आज 2020 और 2018 में कौन से क्वेश्चन आए। अभी जो 2020 में नीट हुआ था ना, 2020 नीट के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताने वाला हूं। 2018 में नीट के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया वो मैं बता रहा हूं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान सा। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला? इसका मतलब निष्कर्ष निकला, एक प्रोटॉन का भार, एक न्यूट्रॉन का भार और कार्बन के 12 AMU का 1/12 भाग का भार,
ये सभी क्या है बेटा, बराबर। ये सभी क्या हैं, बराबर, क्योंकि इन सभी का मान कितना होता है, 1 AMU। क्या होता है बेटा, इन सभी का मान होता है 1 AMU। कितना होता है, 1 AMU। ठीक है, चलो अब बच्चों हम परिभाषा लिखेंगे। देखो एक और बहुत शानदार, 1 AMU की परिभाषा। कल हमने क्या लिखा था, कल हमने क्या लिखा था बेटा, 1 AMU बराबर क्या लिखा था हमने, प्रोटॉन का जो भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 AMU लिखा था। प्रोटॉन का भार हमने क्या लिखा था, 1 AMU। न्यूट्रॉन का भार हमने क्या लिखा था, 1 AMU। आज एक नई परिभाषा आएगी, 1 AMU की नई परिभाषा। क्या हो जाएगी, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार, मतलब कितना, 12 AMU के 1/12 भाग के बराबर होता है। अब देखो 1 AMU की परिभाषा क्या आ गई, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु कितना होता है, 12 AMU के बराबर। उस 12 AMU का 1/12 भाग है, उसके बराबर क्या होता है, 1 AMU होता है। ये हो गई बेटा 1 AMU की परिभाषा। चलो अब बच्चों आगे की बात करें, अब बच्चों हम बात करेंगे आगे की। चलो अब कुछ उदाहरण देखते, कुछ उदाहरण, ठीक है, कुछ उदाहरण। अभी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं, अभी मैं आपको कुछ प्रश्न करवाने वाला हूं, बस चंद 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। पहला उदाहरण बच्चों, मैंने कल आपको क्या बताया था, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन बराबर 14 AMU, ये बताया था। क्योंकि एक प्रोटॉन 1 AMU है तो 7 प्रोटॉन कितना होगा, 7 AMU। एक न्यूट्रॉन 1 AMU है तो 7 न्यूट्रॉन कितना होगा, 7 AMU। 7 + 7 कितना होगा, 14, तो ये आ गया 14 AMU। अब सुनिए यहां पे आगे की बात, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना, 14 AMU। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 14 × 1 AMU। क्या मैं 14 AMU को ऐसा लिख सकता हूं, जल्दी से मुझे थम्स अप दिखाओ, क्या मैं 14 AMU को ऐसे लिख सकता हूं, ये बताओ फटाफट। क्या मैं 14 AMU को 14 × 1 AMU लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देखो, अब यहां आएगा जादू, 14 × 1 AMU की जगह में क्या लिख सकता हूं, कार्बन 12 के भार का 1/12 भाग। क्योंकि कार्बन 12 के भार का 1/12 किसके बराबर, 1 AMU के बराबर। तो कार्बन 12 के भार का 1/12 भाग ये किसके बराबर, 1 AMU के बराबर। AMU की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के 1/12 भाग का 14 गुना, कितना गुना, 14 गुना। तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के भार के 1/12 भाग का 14 गुना होता है। कितना गुना होता है बेटा, 14 गुना होता है। ये देखिए, ये आ गया कथन, ये आ गया हमारे सामने कथन। क्लियर। चलो एक लास्ट उदाहरण और देखेंगे, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। मैंने बोला ना एक लास्ट उदाहरण और। चलो अब लिखो इसको, जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चा उदाहरण नंबर 2। अब आते हैं उदाहरण क्रमांक 2 पे, उदाहरण क्रमांक 2 पे। अब देखो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, कल हमने क्या पढ़ा था, 16 MU। क्या पढ़ा था, 16 MU।
8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। कितना पढ़ा था हमने कल? 16 mu। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? इसको भी मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 1 AMU, ये लिख सकता हूं। और 1 AMU की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू कार्बन 12 के भार का 1/12वां भाग। ये देखो यार कितना इजी है। इस बॉक्स की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, मतलब कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो भार है कार्बन 12 के भार के 1/12वां भाग का कितना गुना? 16 गुना। देखो कितना गुना? 16 गुना। कार्बन 12 के 1/12 भाग जो भार है उसका 16 गुना। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के भार के 1/12वें भाग का 16 गुना होता है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे, ठीक है? चलो जल्दी से नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो भी अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है? अच्छे से नोट्स बनाने हैं, मतलब कि ऐसे नहीं कि काम चलाओ चल रहा है, ठीक है? नोट्स बहुत ढंग से बनाने हैं, ठीक है? और जब लेक्चर हो जाए तो सब लोग मुझे फोटो भेजेंगे अपने अपने नोट्स का, अभी नहीं, लेक्चर हो जाए उसके बाद। चलो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कैसे करने, ठीक है? चलो क्वेश्चन करने के लिए बेटा, क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ठीक है? क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है? चलो क्या तरीका होना चाहिए क्वेश्चन करने का, ठीक है? अब देखो बेटा कुछ सूत्र हैं, वो सूत्र आपको ध्यान रखने। देखो क्या है, मोल निकालने के लिए बच्चों कुछ सूत्र हैं। देखो मोल निकालने के लिए बच्चों कुछ सूत्र हैं, क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। जैसे मोल निकालने का एक सूत्र होता है बेटा, दिया हुआ ग्राम में मात्रा बटा ग्राम परमाणु भार, ठीक है? एक सूत्र ये बेटा, तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। चलो अभी मैं बताऊंगा सब, एक बार नोट कर लो, सब नोट कर लो। दिया हुआ ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार, एक सूत्र ये होता है, ठीक है? चलो और क्या सूत्र होता है? और सूत्र होता है दिया हुआ परमाणु की संख्या बटे 6.02 इंटू 10 की घात 23। चलो फिर और क्या सूत्र होता है? दिया हुआ अणुओं की संख्या बटे 6.02 इंटू 10 की घात 23। कुछ ये सूत्र है बेटा, कौन सा सूत्र कहां पर उपयोग में आएगा ये मैं बताऊंगा। कौन सा सूत्र कहां उपयोग में आएगा ये मैं बताऊंगा। अभी तो आप पहले फॉर्मूला लिखो, अभी आप केवल सूत्र लिखने पे ध्यान दो। कहां पे कौन सा सूत्र उपयोग में आएगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है? एक बार इसको नोट कर लो, अभी मैं आपको सब बता रहा हूं, कहां पे कैसे उपयोग करना सब बता रहा हूं, ठीक है? अब सुनो, अब सुनना है, कहां पे कौन सा सूत्र उपयोग में आएगा, कैसे उपयोग में लेना, ये सब मैं बता रहा हूं। सुनो, यदि बेटा आपको परमाणुओं का ग्राम में मात्रा दे रखा है, सुनना है,
यदि परमाणुओं की ग्राम में मात्रा दे रखी है और आपको मोल ज्ञात करना है, यदि परमाणुओं की ग्राम में मात्रा दे रखी है और आपको मोल ज्ञात करना है, तो यह सूत्र परमाणु के लिए, परमाणु लिखा है तो परमाणु के लिए, यह सूत्र किसके लिए है? जब परमाणु के लिए ग्राम में मात्रा या तो दे रखी हो या पूछी गई हो। पहली बात, ठीक है, सुनते जाओ, सब आ रहा है। यह सूत्र कब लगाना है? क्या लिखा है देखो, अणु, क्या लिखा है? अणु। जब अणुओं के लिए आपको ग्राम में मात्रा दी गई हो या उसकी मात्रा ग्राम में पूछी गई हो, तो जब, मैं यहां लिख लेता हूं, जब अणुओं के लिए, जब अणुओं के लिए ग्राम में मात्रा या तो दी गई हो या पूछी गई हो, तब सूत्र आएगा ये। क्या लिखा है? ग्राम अणु भर। अणु लिखा है तो भैया अणु के लिए आएगा, परमाणु लिखा है तो यार परमाणु के लिए आएगा। चलो, ये क्या, जब आपको परमाणुओं की संख्या दी गई हो तो ये सूत्र, और जब आपको अणुओं की संख्या पूछी गई या दी गई हो तो ये सूत्र। तो ये कब लगाना है? जब परमाणुओं की संख्या या तो पूछी जाए या दी गई हो। जब परमाणु की संख्या या तो पूछी गई है या दे रखी है, तो यह सूत्र। और जब अणुओं की संख्या, जब अणुओं की संख्या या तो पूछी जाए या दी गई हो, या दी गई हो। अभी हम इस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल भी दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एग्जाम्पल भी दूंगा और क्वेश्चन भी करेंगे। बिल्कुल अपने चेयर टाइट करके बैठ जाओ आराम से। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। अभी आगे के 1 घंटे में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो ये अलग अलग सूत्र हैं, नोट कर लो एक बार इसको, फटाफट फटाफट नोट कर लो। चलो, यहां तक की बात क्लियर। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। चलो अब आते हैं बेटा किस पे? क्वेश्चन पे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। चलो देखो, लिखो क्वेश्चन पहला, लिखो CO2 के 5 मोल में उपस्थित। देखो पहले हम आसान क्वेश्चन करेंगे, आसान से फिर थोड़े मध्यम, मतलब मध्यम टफ होंगे, मध्यम होंगे, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के, और फिर कठिन लेवल के, ठीक है। चलो तो पहले लिखो, पहले आसान, फिर थोड़ा बीच वाला, और फिर थोड़ा कठिन वाला। CO2 के 5 मोल में उपस्थित CO2 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ज्ञात करें तथा 5 मोल CO2 अणुओं की ग्राम में मात्रा भी ज्ञात करें। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, क्वेश्चन को पहले सबसे पहले अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद में उसके बाद उसको हल करना चालू करें। अच्छे से पढ़ो। यहां पे हम लिखेंगे बेटा हल। क्या लिखेंगे बेटा? हल लिखेंगे। चलो 2 क्वेश्चन है यहां पे, 2 क्वेश्चन। CO2 के 5 मोल में उपस्थित CO2 के अणुओं की संख्या, और दूसरा 5 मोल CO2 अणुओं की ग्राम में मात्रा। चलो अब देखो कौन सा सूत्र उपयोग में आएगा, देखते हैं। चलो अणुओं की बात चल रही है, अणुओं की बात। CO2 के 5 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या और ग्राम में मात्रा, ठीक है। तो देखो
CO2 के 5 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या, CO2 के 5 मोल में, मोल ये रहा, अणुओं की संख्या ये रही। देखो 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 देखो, अणुओं की संख्या पूछी गई है, देखो क्या लिखा है, मोल ये रहा, मोल से आपको क्या निकालना है, अणुओं की संख्या। आपको पूछा है अणुओं की संख्या। एक काम करते, इसको हम सूत्र A लिख लेते हैं, इसको हम सूत्र B लिख लेते हैं, इसको हम सूत्र C लिख लेते हैं, इसको हम सूत्र D लिख लेते हैं। आप मुझे जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताओ ABCD चारों में से कौन सा सूत्र उपयोग में आएगा, जल्दी बताओ। चलो, ये A, ये B, ये C और ये D, बताओ चारों में से कौन सा सूत्र आएगा उपयोग में, जल्दी बताओ। बी वाला, बहुत बढ़िया। अणुओं की संख्या पूछी गई है बेटा, कौन सी, अणुओं की संख्या। लगाओ ये सूत्र, लगाओ लगाओ ये सूत्र। चलो, तो मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा 6.02 इंटू 10 की घात 23। कितने मोल दिए हैं बाल को, कितने मोल दिए हैं, कितने मोल दिए हैं, बताओ कितने मोल दिए, 5 मोल। अरे कितने मोल दिए, 5 मोल। लगाओ यार, 5 मोल लिखो, ये 5 मोल बराबर अणुओं की संख्या, ये अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितने दे रखे नीचे, 6.02 इंटू 10 की घात 23। बताओ क्या यहां से हम अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बताओ क्या यहां से हम अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आएगा आंसर, तो ये आ जाएगा अणुओं की संख्या, तो इसका इसमें गुणा कर दो, 6.02 का इसमें गुणा कर दो, तो 5 इंटू 6 कितना होता, लगभग 30। कितना होता, लगभग 30, लगभग 30 इंटू कितना है, 10 की घात 23, 10 की घात 23। मेरे शेर बच्चों, ये आ गया आंसर। बहुत आसान, कितना लल्लू सा क्वेश्चन है या नहीं, लल्लू सा, सिंपल सा, लल्लू है ना यार, ये लल्लू है, कुछ नहीं, कौन है ये, लल्लू, इसको लल्लू बोला करो। चलो, अब दूसरा क्या पूछा है, देखो क्या पूछा है, 5 मोल CO2 अणुओं की ग्राम में मात्रा, अणुओं की ग्राम में मात्रा। चलो बताओ मुझे कौन सा सूत्र, बताओ कौन सा सूत्र, A B C D, बताओ 4, जल्दी बताओ कौन सा सूत्र, बताओ कौन सा सूत्र, जल्दी से बताओ। ग्राम में मात्रा, अणुओं की 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 ग्राम में मात्रा। देखो अणुओं की ग्राम में मात्रा कहां, अरे ये रही अणुओं की ग्राम में मात्रा, अणुओं की ग्राम में मात्रा, डी वाला लगाओ यार, अणुओं की मात्रा ग्राम में, देखो तो लिखो, तो मोल बराबर, यहां क्या लिखोगे, मोल बराबर क्या दे रखा है, देखो डी वाला, दिया हुआ ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। ठीक है, यहां आ जाएगा दिया हुआ ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। चलो अब इसको हल करते बेटा, बताओ मोल का मान कितना रखा, 5 मोल, कितना दे रखा है 5, लगाओ 5 मोल को यहां रखो, ये आ गया 5। अब हमें क्या निकालना, ग्राम में मात्रा निकालनी, ग्राम में मात्रा, ये निकालना, दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, दिया हुआ नहीं, एक ग्राम में मात्रा हमको निकालनी, यहाँ ऊपर आ जाएगा ग्राम में मात्रा। सर लेकिन ये कैसे आएगा, सर ये कैसे आएगा, कोई बताएगा मुझे, सर ये कहां से आएगा, कौन बताएगा। चलो सर ये तो ज्ञात करना हमको, ये तो हमको ज्ञात करना, देखते कौन बच्चा बताएगा। सर लेकिन ये कहां से आएगा, सर ये ग्राम अणुभार कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, चलो देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। सर ये कहां से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। देखो यार ऐसे पढ़ाई करोगे ना मजा आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार, आप मुझे बताओ बेटा CO2 का ग्राम अणुभार कैसे निकालते हो, CO2 का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 12, अरे यार कार्बन का अभी हमने पढ़ा था 12 तो कार्बन का, ऑक्सीजन का कितना था 16, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना 32, तो 2 इंटू 16 32 हो गया, कितना आया
44 एएमयू में नहीं, ग्राम में बोला है, ग्राम में, एएमयू में नहीं लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, क्योंकि यहां ग्राम दिया है। ग्राम अनुभार, ये एएमयू नहीं लिखना है, ग्राम में लिखना है, ग्राम। किसमें? ग्राम। तो लिखो यहां पे, ये लिखो 44, यही है ग्राम अनुभार। क्या है? ग्राम अनुभार। कितना हो जाएगा? 44 इंटू 5 बराबर ग्राम में मात्रा। तो ये आंसर कितना आ गया बेटा? 220 ग्राम। ये रहा आंसर। है या नहीं ये बताओ? ये सबसे इजी क्वेश्चन था ना, आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी नीट के अंदर आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। सोचो यार, मतलब इतने आसान क्वेश्चन, हाँ जी इतने आसान क्वेश्चन, ऐसे लल्लू क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको सच बात बताऊं, नीट में आसान क्वेश्चन नहीं आते। सच बात तो ये कि नीट के अंदर बच्चों क्वेश्चन आसान और थोड़ा बहुत अगर मुश्किल आ जाए, थोड़ा सा मीडियम लेवल का आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाफट। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी नोट कर लो बेटा। ठीक है, अभी इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो CH4 के एक अणु का भार ग्राम में कितना होता है? गलत नहीं करना, गलत मत करना, गलत मत करना, गलत नहीं करना। थोड़ा सोच करके समझ करके। मुझे पता अभी देखो कई बच्चे अधिकांश सही करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ गलत भी कर ले। सही करना, चलो करो। CH4 के एक अणु का भार कितना है बेटा ये बताओ? 16 AMU। एक अणु का कितना है? 16 MU। 16 MU है। आपको किस में चाहिए आंसर? ये एक बात बताओ, ये आंसर किस में बेटा? AMU में। ये आंसर किस में है? AMU में। AMU को ग्राम में बदलोगे तो कितना? यार एक बात बताओ, एक AMU बराबर कितना ग्राम होता है? 1.67 गुणित 10 की घात -24 ग्राम। एक AMU बराबर कितना होता है? इतना होता है 16 इंटू AMU। AMU ग्राम में इतना, ग्राम में इतना, इसको रखो वहां 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। यार क्वेश्चन देखो ना, 16 ग्राम नहीं होगा बेटा। यार आप समझते नहीं हो। आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, 16 ग्राम कितने अणुओं का है ये बताओ? 16 ग्राम कितने अणुओं का है? CH4 के 1 मोल अणु का भार। CH4 के 1 मोल अणु का भार कितना है? अरे यहां देखो, CH4 के 1 मोल अणु का भार 16 ग्राम है। ग्राम में तो आता है, वो मोल का आता है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको क्वेश्चन में किसका पूछा है? देखते कितने बच्चे क्वेश्चन ढंग से पढ़ रहे हैं, ये देखते। आपको क्वेश्चन में एक अणु का पूछा है या 1 मोल अणु का पूछा है? ये बताओ। एक अणु का पूछा है ना, एक अणु का पूछा है, 1 मोल का नहीं पूछा है। जब 1 मोल नहीं पूछा है तो 16 ग्राम नहीं होगा। 1 मोल का होता है 16 ग्राम। एक अणु का तो 16 AMU है। AMU को किस में बदलोगे? AMU की जगह आप यहां लिखोगे 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। ये हो जाएगा ग्राम में, ये आएगा आंसर ग्राम में। और ये आएगा लगभग आपका 30 के आसपास आंसर आएगा। 30 इंटू 10 की घात -24 ग्राम, ये आंसर आएगा। अब बताओ, क्या अब समझ में आया? ये बताओ। 1 मोल नहीं पूछा है, 1 मोल जो होता है उसका ग्राम में होता है 16 ग्राम। 1 मोल का ग्राम में होता है।
चलो चलो एक क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन और करते, चलो इसको नोट कर लो, अभी एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। चलो चलो अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करते, हाँ ठीक है 27 आ रहा है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करते, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते। चलो आप मुझे बताओ बेटा, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी समझ में आएगा, कोई बात नहीं, मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा बेटा, मिक्स नहीं होगा, मैं हूं ना। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो H2O के एक अणु का भार ग्राम में बताओ। चलो ग्राम में ज्ञात करो, चलो इसको करो, अब इसको करो। मिक्स नहीं होगा, जो भी मैंने सिखाया ना बेटा, जो मैंने सिखाया ना वही करना। एक अणु, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है, एक अणु, 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 ठीक है, एक अणु लिखा है बेटा ये। चलो देखते हैं कितनों का आंसर आता है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, H2O के एक अणु का भार क्या लिखते हो आप बेटा, 18 लिखते हो ना। H2O के एक अणु का भार कितना लिखते हो, 18 mu लिखते हो, लेकिन ये किस में है, AMU में। H2O के एक अणु का भार AMU में, AMU में इतना है, आपको ग्राम में चाहिए, क्वेश्चन में किस में पूछा है, ग्राम में। चलो तो आप लिखेंगे 18 इंटू AMU का ग्राम में मान कितना है, 1.67 गुणित 10 की घात -24 ग्राम, ये हो जाएगा बेटा आंसर। इसको आप गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी करना है करते रहना, ये हो जाएगा आंसर। अब बात क्लियर, अब तो नहीं उलझोगे, अब तो क्लियर है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दूं, अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना, मिक्स नहीं होगा अब तो, अब मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा ना, ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते, हाँ अगला क्वेश्चन करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है बेटा, इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। चलो अब बच्चों अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन देखते हैं ना, ये तो बहुत इजी थे, अब थोड़ा मीडियम लेवल का। चलो अगला क्वेश्चन, CaSO4.2H2O के 6 × 10 की घात 22। चलो एक काम करता हूं, ये कैलकुलेशन थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, मैं आपके लिए थोड़ा और आसान करता हूं। मैं काम करता हूं, मैं इस अणु को थोड़ा और सही कर देता हूं, मैं इस अणु की जगह मैं आपके लिए लिख लेता हूं H2SO4। चलो H2SO4 कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। H2SO4 के 6 × 10⁻22 अणुओं का ग्राम में मात्रा ज्ञात करें। चलो थोड़ा सा मैंने आपके लिए थोड़ा सहूलियत कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ी कम कर दी। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे हिंट देता हूं, देखो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है बेटा, सल्फर का 32 ग्राम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, ठीक है। चलो करो इसको। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, कैसे करना है, ठीक है। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, दोनों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अब क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को करना कैसे, क्वेश्चन को करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या तरीका होना चाहिए, आप क्या करें जिससे कि क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेटा एक बात ध्यान रखें, आपको जब भी अणुओं की संख्या से ग्राम पे जाना हो, अब सुनना है, आपको अणुओं की संख्या दे रखी है, सुनना है, जब आपको अणुओं की संख्या दे रखी हो और आपको ग्राम पे जाना है,
आपको जब अणुओं की संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है अणुओं की, आपको जाना है ग्राम पे। अब देखो बहुत आसान है, ये जो मैंने आपको लिखवाया ना बेटा, तो ये जिस पेज पे आपने लिखा है ना, इसमें समोसा डाल करके कचौरी डाल करके खाना नहीं है, उस पेज को ऐसे खराब नहीं करना है। जिस पेज पे आपने लिखा है उस पेज को देखो। अब देखो आपको अणुओं की संख्या दे रखी है, आपको ग्राम निकालना है। देखो अणुओं की संख्या, ये रहा बी वाला सूत्र, अणुओं की संख्या से मुझे मोल पे आना है और मोल पे आकर के मुझे ग्राम पे आना है। भाई मुझे अणुओं की संख्या से कहां जाना है, ग्राम पे जाना है। अणुओं की संख्या से मुझे कहां जाना है, ग्राम पे जाना है। कैसे जाओगे, कैसे जाओगे? अणुओं की संख्या से पहले क्या निकालोगे बताओ, मैं जो बोल रहा हूं उसका जवाब देते जाओ, मैं जो बोल रहा हूं उसका जवाब देते जाओ। अणुओं की संख्या से पहले क्या निकालोगे बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अणुओं की संख्या से आपको ग्राम पे जाना है, तो अणुओं की संख्या से ऐसे होकर के जाओगे ना भाई, बी से पहले कहां जाओगे, मोल पे, मोल से जाओगे आप ग्राम पे ना, ऐसे ही होगा। अरे भैया ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। अब सोचो, अब सोचो, अगर आपको ग्राम से अणुओं की संख्या पे आना है, आपको ग्राम से अणुओं की संख्या पे आना है, तब भी आपको मोल से होकर के ही आना है। मतलब मोल तो निकालने ही भैया, मोल तो निकालने ही है। ग्राम से अणुओं की संख्या पे आओ, चाहे अणुओं की संख्या से ग्राम पे जाओ, अणुओं से ग्राम पे जाओ, ग्राम से अणु पे आओ, मोल तो निकालना ही निकालना है, मोल तो निकालना ही निकालना है। क्योंकि अगर अणुओं से ग्राम तक जाना है तो मोल को कैलकुलेट करना जरूरी है, और अगर ग्राम से अणुओं को निकालना है तब भी मोल को निकालना जरूरी है। चलो तो करते हैं, अणुओं से ग्राम, चलो करते हैं, मोल निकालते। चलो अब इस क्वेश्चन को करते। भैया हमने इसकी नब्ज दबा दी, क्या दबा दी बेटा, नब्ज। अगर मुझे अणुओं की संख्या से, अणुओं की संख्या से कहां जाना है, अणुओं की संख्या से मुझे क्या निकालना है, ग्राम निकालने, ग्राम में मात्रा ये निकालनी, ठीक है। तो मुझे कहां से, मोल से, कहां से, मोल से। अगर मुझे अणुओं की संख्या से ग्राम निकालना है तो पहले क्या निकालने होंगे, मोल निकालने होंगे। भाई यहां से वहां जाना है तो मोल को क्रॉस करके जाओगे ना। चलो अणुओं की संख्या निकालते हैं। अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23, यही लिखते हो। अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 × 10⁻22 बटा 6 × 10⁻23। ये कितना मोल आ गया बेटा, ये कितना मोल आ गया, ये आ गया 10⁻⁻1 मोल आ गया, ये आ गया। अरे ये देखो ये आ गया। अब यहां से मुझे निकालने क्या, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटा अणु दे रखा है, अणु, अणु के लिए क्या लिखोगे, ग्राम अणु भार, क्या लिखोगे, ग्राम अणु भार। चलो तो 10⁻⁻1 ये मुझे ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है ग्राम अणु भार। अरे सर ये ज्ञात करना है, ये कैसे निकालोगे, अरे ये कैसे निकालोगे बताओ सर, ये कहां से निकाले, ये तो ज्ञात करना है भाई, ये तो हमको ज्ञात करना है। ग्राम में मात्रा लिखा है ना, ग्राम में मात्रा, ये तो हमको ज्ञात करनी है। तो ये कहां से आएगा, ये बताओ, ग्राम अणुभार कहां से आएगा बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट यार। ये देखो, ये देखो ग्राम अणुभार कैसे आएगा। चलो मैं यहां लिख लेता हूं, H2SO4। ये मजीरे बजाने के लिए नहीं दिया मैंने आपको, ये मजरे नहीं बजाना, इसको लेकर के 1 ग्राम हाइड्रोजन का 1 ग्राम रखो, 2 × 1 ग्राम प्लस सल्फर का कितना है 32 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 × 4, 16 × 4 कितना 64 ग्राम, कितना आ गया 98 ग्राम आ गया। कितना आ गया बेटा 98 ग्राम। मतलब कि मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे इसकी जगह में क्या लिखूंगा बेटा 98 ग्राम लिखूंगा। अब 98 का गुणा करो इसके साथ, कितना आएगा, 98 का गुणा इसमें करोगे कितना आएगा
98 इंटू 10 की घात -1 कितना आएगा बताओ। 98 इंटू 10 की घात -1 ये आ जाएगा ग्राम में मात्रा। कितना आ गया 9.8, ये आ गई ग्राम में मात्रा। ये हो गया बेटा आंसर। अब बताओ, आसान है ना। ऐसा एक क्वेश्चन और करके बताओगे। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। ठीक, अब बेटा बिल्कुल सही करना है, बिल्कुल सही करना है क्वेश्चन। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन लिखना। चलो मैं रिपीट करता हूं। हाँ मैं रिपीट कर देता हूं, देखो मैं रिपीट करता हूं, एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं। देखो आपको H2SO4 के अणु दे रखे हैं, आपको H2SO4 के अणु दे रखे हैं, ज्ञात क्या करने हैं, ग्राम ज्ञात करने। अणु से आपको ग्राम ज्ञात करना है। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, आ जाओ फॉर्मूले पे। अणु दे रखे हैं, अणु दे रखे हैं, आपको यहां से होकर के ग्राम तक जाना है। तो भैया कैसे जाओगे, अणु दे रखे हैं, मोल ज्ञात करते हुए ग्राम पे जाओगे। मतलब कि क्या, अगर आपको अणु दे रखे हैं और आपको ग्राम पे जाना है तो मोल ज्ञात करना जरूरी है। और अगर मान लो ग्राम दे रखा है और अणु पे आना है तब भी मोल ज्ञात करना जरूरी है। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो CO2 के 66 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। बताओ, चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इस क्वेश्चन को करो फटाफट। बच्चों मैंने क्या बोला, मोल ज्ञात करना जरूरी है। मैंने बोला मोल ज्ञात करना जरूरी है। मोल याद रखें, चाहे ग्राम से अणु पे आना हो, चाहे अणु से ग्राम पे आना हो। ग्राम से अणु पे तब भी मोल, अणु से ग्राम पे तब भी मोल। करो फटाफट करो। जल्दी करो, करो जल्दी करो, जल्दी करो। तब तक मैं बेटा थोड़ा गला सूख चुका है उसको। मैं क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं बेटा। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है CO2 के 66 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कर। ठीक है, चलो मैंने आपसे क्या बात बोली थी बेटा, कुछ भी पूछा जाए आपको मोल ज्ञात करने हैं। कुछ भी पूछा जाए आपको मोल ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपको ग्राम में मात्रा दे रखी है, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा दे रखी है, ज्ञात क्या करने अणु, तो ग्राम में मात्रा दे रखी है, ग्राम से आपको ज्ञात करने अणु, ये तो आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन, और ये आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है। चलो बताओ ग्राम में मात्रा कितनी है, 66 ग्राम, 66 ग्राम बटा ग्राम अणुभार। अरे CO2 का ग्राम अणुभार निकाल सकते हो। CO2 क्या होता है, CO2 में कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम, कितना होता है 32। भाई
भाई एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32, तो 32 ये कितना हो गया 44 ग्राम, कितना हो गया 44 ग्राम। ये हो गया आपका ग्राम अणुभार। क्या आ गया बेटा ये ग्राम अणुभार, रखो इसको यहां, ये आ गया ग्राम अणुभार। कितने मोल आ गए ये 22 दूकी 44, 22 तिया 66, 3/2 कितना आ गया 3/2, 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब मोल की संख्या कितनी आ गई, मोल आ गए 1.5 मोल। मोल की संख्या कितनी आ गई 1.5 मोल। अब देखो अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। नीचे कितना दे रखा है 6.02 इंटू 10 की घात 23, तो 6 इंटू 10 की घात 23 कितना आएगा आंसर यार, देखो कितना इजी है, कितना इजी है। 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ, तो 3/2 मोल, इसका गुणा उधर ले जाओ, गुणा करो, तो 6 इंटू 10 की घात 23 क्या आ जाएगा अणुओं की संख्या। क्या आ गया बेटा आंसर, ये देखो क्या आ गया, 2 से 6 गया 3, 3 इंटू 3 कितना आ गया बेटा ये 9 इंटू 10 की घात 23। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या में बेटा यूनिट नहीं लगता है। अरे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कितने व्यक्ति थे, आपने कहा 4 व्यक्ति थे, उसमें यूनिट थोड़ी नहीं, 4 इंसान 4 थे। मैंने कहा पेंसिल कितनी थी, आपने बोली 4 पेंसिल हैं तो उसमें यूनिट थोड़ी नहीं लगी। इकाई कहाँ लगती, इकाई लगती द्रव्यमान में, आयतन में, है ना, उनमें इकाई लगती, यहां इकाई नहीं लगती। चलो एक बार फिर रिपीट करता हूं, ठीक है, उन बच्चों के लिए एक बार फिर रिपीट करूंगा जिनको थोड़ा समझ में कम आया, एक बार फिर रिपीट कर दूं, बताओ, ठीक है, रिपीट करता हूं, चलो रिपीट करता हूं। इधर देखो, इधर देखो, CO2 के 66 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या, CO2 के 66 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, आपको अणुओं से ग्राम में जाना हो चाहे ग्राम से अणुओं में आना हो, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा। मुझे वो बच्चे लिख करके बताएं जो ये बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, जल्दी से वो बच्चे बताएं मुझे। मैंने बेटा क्या बताया, अगर आपको अणुओं से ग्राम में जाना है चाहे ग्राम से अणु में आना है, आपको बीच में क्या निकालना पड़ेगा, जल्दी बताओ, मोल निकालना होगा। अगर आपको अणु से ग्राम, ग्राम से अणु निकालना हो तो आपको मोल ज्ञात करना होगा। देखो ग्राम दे रखे, ग्राम से आपको अणु निकालने, ग्राम से आपको अणु निकालने, तो क्या निकालना पड़ेगा मोल। चलो तो मोल ये रहा, मोल का सूत्र क्या क्या होता है, अणु ज्ञात करने के लिए मोल का सूत्र ये रहा, और ग्राम के अंदर मोल का सूत्र ये रहा। ग्राम जो है वो आपको दे रखा है, ग्राम कितना दे रखा है बेटा 66 ग्राम, 66 ग्राम दे रखा है। ग्राम अणुभार कितना है 44 है, तो 66/44 मोल कितने आ गए 1.5 मोल, कितने आ गए 1.5 मोल। इस मोल से आप क्या निकाल सकते हो अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या बटा 6 इंटू 10 की घात 23 1.5, इसका गुणा करो तो क्या आ जाएगा अणुओं की संख्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी अणुओं की संख्या आ जाएगी। ये पहले मोल निकालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ग्राम दे रखा हो तब भी मोल निकालो, आपको अणु दे रखा हो तब भी मोल निकालो। अगर अणु दे रखा है तो मोल निकालो और फिर ग्राम पे आओ, और ग्राम दे रखा है तब भी मोल निकालो और फिर अणु पे आओ। चलो अब बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी नोट कर लो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है। चलो पहला हाइड्रोजन के 3 मोल में, दूसरा
कार्बन के 36 ग्राम में। चलो इसको हल करो, देखो कैसे होगा ये। इन दोनों में से, निम्न में से किसमें परमाणु की संख्या ज्यादा है? बताओ किसमें परमाणु की संख्या ज्यादा है, बताओ यार, थोड़ा दम लगाओ यार, मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा दम लगाओ जल्दी फटाफट। इन दोनों में से किसके पास परमाणु की संख्या ज्यादा है? बताओ, पहले में या दूसरे में? बताओ। या दोनों में बराबर है, या दोनों में बराबर है? देखो दोनों में बराबर भी हो सकती है। किसमें परमाणु की संख्या ज्यादा है? बताओ किसमें? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन में, बी ऑप्शन है कार्बन में, सी ऑप्शन है दोनों में बराबर। कौन सा आंसर आएगा बताओ? चलो पहला देखो, पहला क्या है? हाइड्रोजन के 3 मोल में। बेटा हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बोला था? 1 मोल पेंसिल में 6 × 10⁻23 पेंसिल, 1 मोल एप्पल में 6 × 10⁻23 एप्पल, 1 मोल केले में 6 × 10⁻23 केले, 1 मोल रबड़ 6 × 10⁻23 रबड़, 1 मोल हाइड्रोजन में 6 × 10⁻23 परमाणु। अगर 1 रुपए में 10 केले हैं तो हाइड्रोजन के 3 मोल में कितने होंगे? तो हाइड्रोजन के 1 मोल में इतने परमाणु हैं तो 3 में कितने होंगे? 3 × 6 × 10⁻23 परमाणु। इतने परमाणु होंगे। कितना आ गया बेटा ये? 18 × 10⁻23 परमाणु। कितना हो गया? इतने परमाणु हो गए। चलो ये तो पहले का हल। अब आते हैं दूसरे पे, अब आते हैं दूसरे पे, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है? कार्बन के 36 ग्राम में। अब देखो मैंने क्या बोला था? अगर आपको ग्राम से परमाणु निकालने, देखो मैंने क्या बोला? अगर आपको ग्राम से परमाणु निकालने हैं तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। अगर आपको ग्राम से परमाणु निकालने हैं तो पहले क्या निकालना होगा? मोल निकालना होगा। चलो तो भैया ग्राम में मात्रा बटा ग्राम परमाणु भार, ये होता है मोल के बराबर, बराबर परमाणु की संख्या बटा 6 × 10⁻23। चलो ग्राम में मात्रा 36 ग्राम, तो इस ग्राम की जगह में क्या लिखूंगा? 36 ग्राम। परमाणु भार कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12। कार्बन का यहाँ कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। तो 12 में से 36 गए तो कितना आया? 3। कितने मोल आ गए? 3 मोल। कितने आ गए? 3 मोल। अब 3 मोल में इसका गुणा करो। इसका अगर 3 मोल में गुणा करोगे तो यही तो आएगा। अरे मालिक, इसका अगर 3 मोल में गुणा करोगे तो यही तो आएगा। देखो 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23 और 6 × 10⁻23 का यहाँ पे 3 से गुणा है, यहाँ पे भी 3 का 6 × 10⁻23, दोनों में बराबर बराबर, मतलब कि आंसर आएगा सी। क्या आ जाएगा? आंसर आएगा सी। भेजे में गई आपकी बात बता दो, समान समान। क्या ये आपके भेजे में गई? बराबर बराबर। क्या होगा बेटा? बराबर बराबर। नोट करो जल्दी से। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा। चलो चलो एक 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 क्वेश्चन और करेंगे बेटा, ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अब हमेशा ध्यान रखना, ग्राम से अगर अणु निकालने हो, परमाणु निकलने हो तो मोल पे आना है, और अणु और परमाणु की संख्या से आपको ग्राम पे आना है तब भी मोल निकालना है, ठीक है? चलो अब आते हैं बच्चों आगे की बात पे, ठीक है? अब आते हैं बच्चों एक और फॉर्म। बेटा मोल का एक और सूत्र होता है, मोल का एक सूत्र और होता है बेटा। मोल का
नया सूत्र। चलो, मोल का एक सूत्र और होता है बेटा, मोल का नया सूत्र, दिया हुआ गैस का लीटर में आयतन बटा 22.4 लीटर। ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी की बुक है और भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एक बार सुन लो बेटा, ये तो लीटर में हो गया बेटा, किस में हो गया, लीटर में। या अगर आपको मिलीलीटर में बोला जाए, या दिया हुआ गैस का मिलीलीटर में आयतन बटा 22,400 मिलीलीटर। मोल के दो सूत्र हैं बेटा, अगर लीटर में बोला जाए तो ये, लीटर में बोला जाए तो ये, और मिलीलीटर में बोला जाए तो ये। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, एक बार इसको नोट करो। ठीक है, हमारे पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है, शायद क्वेश्चन ना देख पाए। ठीक है, मैं आपको कंडीशन बताता हूं बेटा, ये दोनों सूत्र जो है ना वो नियत, यह बस आपको ये कंडीशन लिखवाता हूं, यह दोनों सूत्र नियत ताप तथा दाब की परिस्थिति में लागू होते हैं। मतलब किसको क्या बोलते हैं, एसटीपी। नियत ताप दाब को बेटा क्या बोलते हैं, एसटीपी। क्या बोलते हैं, एसटीपी बोलते हैं। तो यह दोनों सूत्र नियत ताप एवं दाब की परिस्थिति में लागू होते हैं। अब नियत ताप क्या है बेटा, 273 केल्विन, और दाब क्या है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर। जब भी आपको ताप 273 केल्विन और दाब 1 एटमॉस्फेयर दे रखा हो तो ये सूत्र लगते हैं। इन सूत्र पे बेटा हम कल की क्लास में क्वेश्चंस देखेंगे। तो इन पे हम क्वेश्चन कब देखेंगे, इन पे हम क्वेश्चन देखेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में, कल मैं आपको इस पे क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको हल कैसे करना है, कल की क्लास में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, एनसीईआरटी में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है मैं बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको हम पढ़ेंगे बेटा कल की क्लास में, इस पर प्रश्न करवाऊंगा। चलो बेटा, यहां तक की बात स्पष्ट, आज के लिए इतना ही।